तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स, MECHANICS, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम सिर्फ फ्लूइड की बातें करेंगे। फ्लूइड क्या चीज होती है? जो भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, एयर फ्लो कर सकती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। और मैकेनिक्स मतलब उसी की स्टडी होती है, उसके ऊपर क्या फोर्सेस लगे हैं, उस फ्लूइड के ऊपर कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, किस एंगल में लग रहे हैं, वो सारी सारी हमें मैकेनिक्स में डील करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जो स्टडीज होती है ना वो दो टाइप्स की होती है। इसकी जो स्टडी होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हाइड्रोस्टैटिक और एक होती है हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम एक ऐसे फ्लूइड की स्टडी करते हैं जो कि मोशन में है, ठीक है। तो हम दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक छोटे से तरीके से नोट डाउन करो। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम क्या 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 पढ़ेंगे और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज अपनी मतलब। अब अगली चीज, ठीक है। अब हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेंसिटी आखिर होती क्या चीज है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब डेंसिटी जो होती है उसको जनरली हम रो से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं रो से, ठीक है ना। तो अब देखो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। AMOUNT अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। जो मास और वॉल्यूम है ये है एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, अब भाई बात ऐसी है कि जो डेंसिटी जो होती है ना, अब जैसे बोलिए सर कैसे अमाउंट के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करेगा? आप एक पतीला भर के दूध करो और एक गिलास भर के दूध करो, दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? वो जिसकी ज्यादा ज्यादा मास उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अरे नहीं, डेंसिटी जो होती है वो इसके अंदर की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ठीक है ना। इसकी जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। मतलब और ये हमेशा क्या होता है कि ये यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती है, एक फिक्स वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती है। इस हिसाब से जो डेंसिटी होती है ना वो क्या होती है ना, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ना ही वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली जो डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं। डेंसिटी डिक्रीज करती है जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है, ये जनरल केस बता रहा हूं, जनरल केस, ठीक है ना। सिर्फ कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना, जिनमें आकर के हमें ये देखने को मिलता है उसमें डेंसिटी क्या होती है वो डिक्रीज नहीं इंक्रीज करती है जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ हैं, ठीक है, वो हम आगे डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो, जनरल डेंसिटी डिक्रीज करती है जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी? डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? डेंसिटी की यूनिट हुई केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हुई इसकी एसआई में, ठीक है ना। और सीजीएस में क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपके पास सीजीएस में, ठीक है, ये सीजीएस में होगा, ठीक है ना। अब ये तो हमने इसकी बात कर ली, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब अगली चीज जो हम बात करना है वो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास दो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास फ्लूइड्स गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपके पास क्या है? वाटर है, और एक में आपके पास क्या है? रसना, ठीक है ना। ये मान लो कि आपके पास क्या है? वाटर, ठीक है ना। इसमें मान लो कि रू अफ़ज़ा, ठीक है ना, जैसे रसना, RESNA, रसना, ठीक है ना। तो इसमें इसकी डेंसिटी A होगी, इसकी मान लो डेंसिटी B मान लेते हैं। इसका मास A होगा, इसका मास क्या होगा? B होगा। इसका वॉल्यूम A होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? B होगा, ठीक है ना। चल गया इतना पता। अब आगे की चीज, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर होता है, वो होता है मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, ठीक है। इतना चल गया पता। तो ये जनरल केस है, ठीक है ना, इसका, ठीक है ना। अब ये दो तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है ना। पहला, व्हेन मास आर सेम, जब मास सेम हो। दूसरा है व्हेन वॉल्यूम आर सेम, जब वॉल्यूम सेम, ठीक है ना। जब मास सेम है तो किस तरीके से इसमें बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू m प्लस m अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? मास ओवर डेंसिटी। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जहां जहां वॉल्यूम है वहां पे क्या लिख दो? ये लिख दो, मास ओवर डेंसिटी प्लस मास ओवर डेंसिटी ऑफ द A और डेंसिटी ऑफ द B। इतना चल गया पता? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? समझ आ रहा है सभी को? मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं क्या करूंगा,
ये ऊपर तो बन गया 2m, इसमें से मैंने m कॉमन निकाल लिया, नीचे क्या बना डेंसिटी ऑफ द a प्लस डेंसिटी ऑफ द b, ठीक है ना। m से m कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बन गया 2 रो a रो b अपॉन रो a प्लस रो b। ये क्या बना जब मास जब सेम है, क्या है जब मास जब सेम है, ठीक है ना। वैसे ही डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जब आपके पास जब वॉल्यूम सेम हो तो हम इस वाले में रखे रहते हैं वॉल्यूम सेम सेम लिख दो, मास को चेंज कर दो, वॉल्यूम से मास देखो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ए वॉल्यूम ऑफ द ए प्लस डेंसिटी ऑफ द बी वॉल्यूम ऑफ द बी अपॉन नीचे क्या है वी ए प्लस वी, ठीक है। अब वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी ऑफ द ए वॉल्यूम प्लस डेंसिटी ऑफ द बी वॉल्यूम अपॉन वी प्लस वी, तो ये v तो इसमें से कॉमन आ गया, डेंसिटी ऑफ द a प्लस डेंसिटी ऑफ द b अपॉन 2v, तो v से v कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर हमारे पास क्या बना रो a प्लस रो b अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्या बना, हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जब यहां पर वॉल्यूम क्या है सेम, ठीक है। अब एक नंबर पे देखो, ठीक है ना, तो इतना चल गया पता, तो जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नोट डाउन करो, when two metals with equal volume, 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 when two metals with equal volume are mixed together, then density of the mixture is, then density of the mixture is 4 gram per meter cube, 4 gram per meter cube, ठीक है। When equal masses of the same metal, when equal masses of the same metal are mixed, then mixture density is 3 kg per meter cube, 3 kg per meter क्यूब। जब वॉल्यूम जब सेम है तो 4 kg पर मीटर क्यूब है, जब डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर जब मास सेम है तो ये आएगा 3 kg पर मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये गिवन क्वेश्चन में गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ए मतलब कि इसको सेपरेटली इसकी निकालनी है, ठीक है। करो निकालिए क्वेश्चन को, तो देखो क्या बोलते हैं हम इसको क्या सॉल्यूशन करना, जब वॉल्यूम सेम है तो जब वॉल्यूम सेम है तो हमारे पास कितना ये हमारे पास वॉल्यूम सेम वाला, जब वॉल्यूम सेम है तो क्या रो a प्लस रो b अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 गिवन है। वैसे ही हमारे पास जब ये गिवन है 2 रो a रो b अपॉन रो a प्लस रो b, ये हमारे पास कितना गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। तो ये कितना आ गया रो a प्लस रो b इक्वल टू 4 टू जा 8, ये हमारी पहली कंडीशन बन गई, ठीक है। ये पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, जो ये आया इसको सपोर्ट कर दो 2 रो a रो b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि इसकी जगह तो मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूं 2 रो a रो b अपॉन इसको जिसे इसमें पुट किया तो ये आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैंने इस वाले को जो यहां से मेरे पास रिजल्ट आया उसको मैंने इसमें पुट कर दिया, तो ये बन गया मेरा 2 रो a रो b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2, क्योंकि इस 2 को मैंने नीचे पहुंचा दिया, तो कितना हो गया ये आएगा 4, तो रो a रो b इज इक्वल टू 12, ठीक है। इतना बन गया। अब मुझे बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो प्लस करने पे 8 आया और मल्टीप्लाई करने पे 12 आया, एक आ गया 6, एक आ गया 2, 6 2 12, तो रो a और यहां पे रो b, तो रो a मतलब कि डेंसिटी ऑफ द a 6 रो 2 आएगा kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। उल्टा भी आ सकता है, यहाँ पे रो a और रो b ये आ सकता है 2 kg पर
मीटर क्यूब 6 kg पर मीटर क्यूब, वो आपके पास ऑप्शन में आपको given होगा। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब करो नेक्स्ट टॉपिक, फटाफट लिख लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपके पास है, देखो हमने क्या किया कि दो चीजों को मिक्स कर दिया। क्या 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 चीज मिक्स की? हमने मिक्स किया पानी के अंदर रसना मिक्स किया। ठीक है ना, पानी के अंदर रसना पिया आपने पिया। ठीक है ना, और आपको क्या आ गया स्वाद, क्या आ गया आपके पास स्वाद, SWWD स्वाद। ठीक है, तो स्वाद का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, दोनों का एक ही मतलब है, बल्कि दोनों एक स्कूल का नाम है एक घर का नाम है। ठीक है ना, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज द वेट ऑफ एनी फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ एनी फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एक फ्लूइड है, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, कि मान लो कि हमारे पास एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक फ्लूइड है। ठीक है, उसका भार क्या है? mg होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मास जो होगा नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो मैंने क्या अपना जो स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास कितना है नीचे तरफ? mg अपॉन v। अच्छा, m को हम कैसे लिखते हैं? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को ऊपर लेके चल जाओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g अपॉन v, क्योंकि मास क्या बन गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितना बन गया? तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट जो हमारे पास क्या है? रो जी। तो आपके पास क्वेश्चन में आपको कहीं भी देगा स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आपके पास वेट डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आपने करना क्या? डेंसिटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता ही कितनी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो अपने हिसाब से निकला क्वेश्चन में, अगर 10 के बराबर कर लेना, अगर नहीं करना तो 9.8 के हिसाब से हमने करना है। ठीक है, इतना लिख लिया, सभी नोट डाउन कर लिया। अगला अब देखो, ये तो आ गया आपके पास एक। ठीक है, अब दूसरा। ठीक है, अब स्वाद तो आ गया हमें। ठीक है, पर एक्चुअली स्वाद किसको आया? एक्चुअली स्वाद आया राहुल, जिसको? राहुल को, जो कि अपने आप को सुपरस्टार मानता था। क्या मानता था? सुपरस्टार। और ये सब हमें बताया किसने? हमारी दीदी जी ने बताया। क्या बताया? हमारी दीदी जी ने बताया। अगर टॉपिक ये है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब ये रेशियो किसका होता है? देखो, इट इज अ रेशियो ऑफ, इसे लिख लो, इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो हमें क्या बोलते हैं, फ्लूइड, जिस फ्लूइड की हमें डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? जो रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी होती है इसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, relative density of the oil is 0.8, relative density of the oil is 0.8, find the absolute density of fluid, find the absolute density of the fluid। ठीक है, देखो, देख लिया। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है कितनी? 0.8। ठीक है, हमें उन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालनी है। ठीक है, और हमें डेंसिटी ऑफ द वाटर तो हमें पता ही नहीं जरूरी कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ द वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो दोनों में निकाल लो। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी is equal to density of the fluid upon density of the water। ठीक है, तो relative density 0.8 is equal to density of the fluid upon density of the water, कितना? 1000 kg में लिख रखा हुआ है। तो यहाँ पे density of the fluid कितना निकला? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये कितना बन गया? 800 kg पर मीटर क्यूब। तो density of the fluid हमारे पास कितना निकल गया? ये kg पर मीटर क्यूब है। वैसे अगर आपने इसको
अगर इसमें ग्राम में अगर निकालना है तो ग्राम में आपके पास कितना लिख देगा, तो ग्राम में आप इसको देखो या कर दो ना 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ये कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आएगा प्लस 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। चलिए अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, समझ आ रहा है ना, चलो डाउन करते रहो साथ साथ में, ठीक है, कर लिया। अच्छा, फिर अब उसके बाद हम क्या, हम इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रेशर की, इसकी बात करेंगे हम प्रेशर की। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, तो और ये फोर्स जो होती है ये भी परपेंडिकुलर फोर्स होती है, ठीक है ना। तो फ्लूइड के केसेस में हम प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है ना, याद रखना फ्लूइड के केसेस में हम प्रेशर की बात करते हैं और सॉलिड के केसेस में हम स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है ना, दोनों की यूनिट सेम ही होती है, ठीक है ना। अभी देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो प्रेशर जो होता है ना फ्लूइड के केस में उसमें वो होता है पास्कल्स, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 बार के हिसाब से डिसाइड होता है, 1 बार इज इक्वल टू 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके पास बार के हिसाब से, ठीक है ना। और यही होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया नोट डाउन, ठीक है, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल से ये जब चीज आएगी ना तो आपको वहां देखने को मिलेगा ये सब चीजें आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगी कि वहां पे बार देख रखा होगा कि प्रेशर ऑफ दिस 1 बार, ठीक है, तो फिर बार में फिर आप उसको फिर पागल हो जाओगे, इसलिए पहले से ही चीजें याद रखो, ठीक है ना। 1 बार की वैल्यू इतनी होती है, 1 पास्कल की वैल्यू इतनी होती है, लगभग ये दोनों की सेम ही होती है, ठीक है ना। चलिए अब अगली चीज, अगला टॉपिक है आपके पास प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम, क्या है आपके पास प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम, प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। अब प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो कि फ्लूइड ऊपर तक फिल है, मान लो h हाइट तक क्या है, फ्लूइड क्या है, फिल है, ठीक है ना। आपको किसी ने बोला कि प्रेशर एट द ए निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर एट द ए, ठीक है, तो प्रेशर एट द फ्लूइड पर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जो प्रेशर जो यहां पे निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमें क्या पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है। अब हमें क्या पता है कि जो इसका एक मास भी होगा, ठीक है, इसका एक वॉल्यूम भी होगा, इसकी डेंसिटी भी होगी इस फ्लूइड की, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमारे पास क्या होगा, mg अपॉन e, ठीक है ना। ये फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और यहां पे जो फोर्स जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लग रहा होगा वो आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन तो लग रहा होगा, पर वो मास इनटू एक्सेलरेशन ही मास मल्टीप्लाई बाय g है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम g से डिनोट करते हैं, ना चल गया पता, चल गया पता। तो यहां पे जो आपके पास फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो आपके पास क्या है, mg, चल गया इतना पता। अब आप क्या करो कि डेंसिटी, हमें क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना आ गया हमारे पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये आगे किसको सपोर्ट कर दो, जैसे आप इसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g अपॉन a, इधर चल गया पर, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ होती है, होती कि नहीं होती है, होती है ना, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, रो lg है, ठीक है, क्या है हमारे पास, रो lg, पर ये जो l जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है, लेंथ इसकी हाइट दी रखी है, तो प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर कितना, रो जी एच, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि इस पॉइंट के ऊपर किसी ने बोला कि प्रेशर निकालने के लिए अगर मान लो कि ऊपर से बंद है, ठीक है ना, अगर ऊपर से अगर ये बंद है, अगर इस पॉइंट अगर पी ए के ऊपर किसी ने बोल दिया प्रेशर निकालने के लिए, तो है ना रो जी एच, इतना आगे हमें ये होता है, ठीक है। पर तो इधर इस पॉइंट पर रो दिया जाएगा, यहां पर रो के आपके पास डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच के इसकी हाइट है, इतना चल गया पता। अब मान लो कि इसी कंटेनर को मैंने ओपन कर दिया, इसी कंटेनर को मैंने ओपन कर दिया, हवा में रख दिया, हाइट h के ऊपर रख दिया, अब बोला मेरे को कि ए पॉइंट पे प्रेशर निकालो, तो यहां पे p
ए के ऊपर जो प्रेशर जो आएगा, क्योंकि ए उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, इसको हम पीओ से डिनोट करते हैं, पीओ प्लस रो जी एच, ये आ गया हमारे पास प्रेशर एट द ए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि हवा का जो दबाव जो है ना हमारे ऊपर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। वो जो ऊपर से जो हवा जो हम अंदर लगा रही है उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। इस तरह से नोट डाउन करो, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ में भी एक और चीज नोट डाउन करो, ठीक है। वो चीज आपने ये नोट डाउन करनी है कि किसी ने बोल दिया कि प्रेशर एट दी वॉल, प्रेशर एट दी वॉल अगर निकालना, ठीक है, तो साथ में लिख लो प्रेशर एट वॉल ऑफ कंटेनर, प्रेशर एट दी वॉल ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर एट दी वॉल ऑफ द कंटेनर कितना आएगा, रो जी एच डिवाइड बाय 2। जहां पे भी आपको ये निकालना है वहां पे आपको 2 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो इसकी यहां इस वॉल के ऊपर निकालना है, इस वॉल के ऊपर, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, रो जी एच डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इस पॉइंट के ऊपर निकालना तो रो जी एच डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, पर अगर वो ऊपर से बंद होगा तो, ठीक है ना। और अगर नहीं बंद होगा तो सिंपल सी बात है, पीओ तो लगेगा, साथ में इसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। सिंपली ये, ठीक है ना, प्रेशर एट द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि इसको मैं चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इतना मैंने हटा दिया। अब जैसे मैं इसको हटा दिया, अब प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम एंड ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। एक ब्लॉक है मास m का जो किसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि प्रेशर एट द ए निकालो, ठीक है। तो आप करोगे क्या, हमें क्या पता है, प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू पीओ, पी नॉट तो लगेगा, साथ में लगेगा रो जी एच, ठीक है ना, रो जी एच लगेगा, सर लगेगा, और साथ में इसका तो लगेगा एम जी, क्योंकि मास नीचे की तरफ तो इसका लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ उसको भाग दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा आपके पास क्या है, फोर्स अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये, ठीक है। तो ये केस आ गया हमारे पास फ्लूइड कॉलम विद ब्लॉक ऑफ द मास m, ठीक है ना। अच्छा, इसको नोट डाउन करो फटाफट, कर लिया इसको नोट डाउन, कर दो इसको नोट डाउन। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है, कर लिया नोट डाउन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या चीज होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ये है हमारे पास क्या है, समुद्र का लेवल, ठीक है, सी लेवल है हमारे पास, ठीक है। अब जो सी लेवल जो है हमारे पास, क्योंकि नहीं, इसके बाद हाँ ठीक है, तो ना इसके बाद आपके कुछ केसेस हैं, पहले वो केसेस मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। कुछ केसेस हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में मैंने आपको ये बोल दिया कि यहाँ पे ए के ऊपर प्रेशर निकालना, तो ये निकाला P इज इक्वल टू रो जी एच होता है, ठीक है, प्लस P नॉट, मतलब उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। अब इसमें कुछ केसेस हैं, केसेस की बात ऐसे हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट आपके पास ये है कि मान लो कि जैसे मेरे पास जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसको मैंने ऊपर से बंद करके रखा हुआ है, तो ए के ऊपर प्रेशर कितना आएगा, सब बोलोगे सर अभी तो करवाया ही, फिर से रिवाइज कर लो, रो जी एच, ठीक है, रो जी एच कर दिया। अब आपने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब को सिर्फ पानी के अंदर डिप किया, क्या किया, पानी के अंदर डिप किया और उसको उल्टा डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है ना, क्या कर दिया, उसके उल्टा कर दिया, ठीक है, ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है, ऐसे उल्टा रख दिया, इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया। तो जैसे उसको उल्टा रखेंगे हम, ठीक है ना, तो जो पानी जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इतना आ जाएगा, मान लो h के ऊपर पहुंच गया। अब किसने बोला कि प्रेशर एट द ए निकालो, ठीक है, प्रेशर एट द ए निकालो, ठीक है ना। तो प्रेशर एट द ए जो निकलेगा, वो सेम रो जी एच निकलेगा, बस शर्त ये है कि ये वैक्यूम होना चाहिए। मैंने इसको ऊपर से बंद किया था, ये वैक्यूम हो या ना हो कुछ गारंटी नहीं है,
अगर वैक्यूम हुआ तो ये आएगा, अगर वैक्यूम नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो प्रेशर इसके ऊपर से लगेगा, ठीक है। तो हम उसको कुछ अलग से प्रेशर मान सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि वो तो नहीं, इसको z मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ छोटा मोटा प्रेशर लगेगा, पर फिलहाल आपको इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये आएगा कि अगर ऊपर से अगर वो बंद है तो आपको उसका प्रेशर निकालो, तो जितनी हाइट के ऊपर उसके हिसाब से उसका प्रेशर निकालना, ठीक है ना। ये आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। इसका चल गया मतलब वैक्यूम अगर ऊपर बना हुआ तो आपके पास रो जी एच आएगा। अब तीसरा केस आपके पास ये है कि मान लो कि यही जो फ्लूइड जो है ना, जो h हाइट के ऊपर जो रखा हुआ है, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या है कि a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब किसी ने बोला कि प्रेशर एट द a निकालो, ठीक है ना। तो देखो जब भी कोई चीज a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाती है तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगती है। सूडो फोर्स मतलब देखो आप बैठे हुए कार के ऊपर, कार आगे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, पर आपको झटका पीछे की तरफ लगेगा ना, लगेगा। सेम इसके साथ ये केस है, इसमें सूडो एक्सेलरेशन कहां नीचे की तरफ लगेगी। अगर सूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही होगी तो ओवरऑल जो नीचे की तरफ जो इसकी फोर्स जो लग रही होगी, नीचे की तरफ जिसका प्रेशर होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये काम करते हैं, प्रेशर एट द ए निकालते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर एट द ए हमारे पास कितना निकलेगा, रो जी एच तो होगा ही होगा, ठीक है ना। बाकी इसका प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। और फोर्स हमारे पास कितनी आ रही है, हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, क्योंकि ए एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ए आ गया। अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया तो हमारे पास क्या होगा, रो जी एच प्लस रो v को क्या है एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं अपॉन ए से ये कैंसिल हो गया। तो देखा जाए तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू रो जी एच प्लस, ये प्लस लेगा, रो एच ए, ठीक है, हाइट के ऊपर है रो एच ए, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे रो और एच बाहर आ गया, ये जी प्लस ए आ गया अंदर। तो प्रेशर एट द ए हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। चलिए तब जी अपॉन जी और ए, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं ऐसा उल्टा केस ले लूं कि इस तरीके से ये रखी हुई है और ये हाइट h के ऊपर है, अगर इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है तो सूडो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही होगी, तो ओवरऑल जो आपके पास जो प्रेशर एट द ए जो आपके पास आने वाला है वो ये बनेगा रो एच जी माइनस ए, और इसमें माइनस आपको ऐड करना है, ठीक है। इतना चल गया पता, उसको नोट डाउन करो फटाफट, ठीक है। अब इसमें एक और केस है कि मान लो कि जैसे कि इसको हमने एक थीटा एंगल के ऊपर रखा हुआ है, एस क्यूब को हमने थीटा एंगल के ऊपर रखा हुआ है और ये एच हाइट तक के ऊपर तक जा रहा है। अगर एच हाइट तक ऊपर है तो अब मुझे ये बताओ कि प्रेशर एट द ए प्रेशर ए पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा। तो सीधी सी बात है, प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू रो जी। अब यहां पे जो एच जो होगा, एच जो होगा, क्या हम इस एच को ये वाला एच लेंगे ना, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा एच वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल हाइट जो भी वो लेंगे। अब मुझे बताओ कि ये जो वर्टिकल हाइट है वो कैसे निकलेगी, मतलब हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक है, ये वाली हाइट निकालनी है एच डैश, ठीक है। तो एच डैश कैसे निकलेगी, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। बोले कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो थोड़ा सा तो लगेगा, जैसे थीटा के अंदर एच इन दी कैसे निकल रहा है, बोले ट्राई करके देखो, ठीक है। यहां पे काम करो इसको, क्योंकि हमें देखो एच गिवन है और हमें एच निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको साइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं लगाना तो मैं आपको ये चीज बताता हूं, देखो कि अगर एक क्या बोलते हैं एक वेक्टर, जैसे मान लो कि फोर्स यहाँ पे लग रही है, फोर्स अगर थीटा के ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है ना, तो नीचे जो लगने वाली जो फोर्स होगी ना, ये जो फोर्स दो चीजों में कंपोनेंट में विभाजित हो जाएगी, टूट जाएगी। नीचे वाला जो बनेगा वो बनेगा f cos थीटा और ऊपर वाला बनेगा f sin थीटा। सेम इसके साथ ये केस है, जो ये ऊपर वाला जो ये बनेगा, ये ऊपर वाला जो बनेगा ये बनेगा h sin थीटा और जो नीचे वाला जो बनेगा ये बनेगा h cos थीटा। तो देखो जो ऊपर वाला जो बना वो हमारे पास क्या है h sin थीटा, मतलब रो जी h sin थीटा, मतलब प्रेशर एट द ए जो हमारे पास बना वो हमारे पास ये होगा, ठीक है। क्योंकि हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है ना, बाकी हमें इंटरमीडिएट हाइट से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वर्टिकल हाइट से हमें लेना देना है, ठीक है। तो उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, करिए नोट डाउन, करिए नोट डाउन। अच्छा, आपके डीपीपी का एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपके पास क्या बोलता है, आपके पास वो ये बोलता है कि एक डैम जो है, डैम को कुछ इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, इस तरीके से क्यों बनाया जाता है,
यहाँ पे वाटर 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 होता है, इस तरीके से क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? ऊपर थोड़ा पतला होता है, नीचे थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉटम में होता है ना, बॉटम इसका जो होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। मैंने अभी तो बताया हाइट के हिसाब से प्रेशर वेरी करता है, ठीक है ना। अगर हाइट h होती है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होगा, ठीक है ना। और हाइट जितनी जितनी ज्यादा हाइट नीचे की तरफ आएगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो पी क्या होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। प्रेशर मिनिमम होगा तभी यहाँ पर जहाँ पे प्रेशर मिनिमम वहाँ पे पतला बनेगा, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है लेकिन वहाँ पे उसको थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा, अदरवाइज डैम टूट जाएगा। ये आपके डीलिंग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इससे अपनी टॉपिक करते हैं, ठीक है ना। अभी हमें केस 2 भी को डिफाइन करते हैं। केस 2 क्या है? केस 2, तो केस 2 हमारे पास ये बोलता है कि ये है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है ना। केस 2 ये है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कुछ मतलब कि जैसे जिसको बोलते हैं हम इल्यूजन टाइप, ठीक है ना। इल्यूजन टाइप का तो क्या बोलते हैं वो जो ऐसा मतलब ये है कि वो चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है पर नहीं भी करती है, ऐसा ऐसा भी केस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हम इस तरीके से मान लो कि हमने ना अलग अलग कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर हमारे पास ये है, एक कंटेनर हमारे पास ये है, दोनों सेम बन गए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग सा बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया ऐसे, ये हमारे पास बन गया ऐसे, ठीक है ना। और ये हमारे पास बन गया ऐसे, ठीक है ना। इसमें मान लो कि सेम लेवल तक ना फ्लूइड को फिल किया हुआ है, क्या किया हुआ है? सेम लेवल इसका फ्लूइड का इसमें फिल किया हुआ है। सेम लेवल यहाँ पे हमने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनाई। मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर एट द ए बी सी और डी में से ज्यादा प्रेशर किसका होगा? सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? मुझे बताओ, ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा या डी का होगा? बताओ बताओ, सोचो। अब देखो सर क्या बोलते हैं, ए का ज्यादा लग रहा है क्योंकि ऊपर ज्यादा फ्लूइड है, ठीक है ना। वो और फिर उसके बाद बी का होगा, फिर उसके बाद सी, बी का होगा, फिर उसके बाद डी का होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि आप गलत हो। प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द सी इज इक्वल टू प्रेशर एट द डी। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जितने भी प्रेशर है ना यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो प्रेशर जो आएगा ना वो आएगा सेम। एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेशर होगा सेम, ठीक है ना। सेम प्रेशर आने वाला है, ठीक है ना। भले उसकी हाइट के हिसाब से बाद में वेरिएशन दिखे पर नहीं, जो प्रेशर जो होगा ना वो आएगा सेम। एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपके पास जो प्रेशर जो आएगा ना वो सेम ही आएगा, भले चाहे जितना मर्जी फ्लूइड उसके ऊपर हो, ठीक है ना। मतलब जितना मर्जी तो क्या अगर सेम हाइट है, देखो अगर सेम अगर हाइट है ना, अगर सेम अगर हाइट रखी है ना तो उस हिसाब से ए बी सी और डी के जो प्रेशर आएगा ना उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को आप लिख सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। Pressure does not depend upon the container. Pressure does not depend upon the shape of the container. Same fluid at same height have same pressure. Same fluid at same height have same pressure. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इतना, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें टाइप 3 की, ठीक है। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 की या फिर केस 3 की बात करते हैं। केस 3 केस 3 की बात करते हैं, ठीक है। केस 3, तो केस 3 जो है हमारे पास वो हमें क्या 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 बताता है? केस 3 जो है हमारे पास वो हमें ये बताता है कि आपने यूट्यूब लिया, यूट्यूब YOUTUBE, ये वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब, चल गया। तो यूट्यूब, ये यूट्यूब लिए, मान लो कि आपने यहाँ पे वाटर को फिल किया, क्या किया आपने? वाटर को फिल किया, और इस साइड से आपने क्या किया कि ऑयल को फिल किया, ऑयल को, ठीक है। ऑयल को यहाँ पे डाला आपने, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर अगर मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो बी है, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो प्रेशर जो होगा सेम होगा, मतलब P at the A is equal to P at the B होगी, जो हमने अभी बात की, ठीक है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर
जो आपके पास जो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा आपके पास सेम होगा, ठीक है। तो इसकी एक हाइट होगी, एक इसकी हाइट होगी, इसकी h1 ले लेते हैं, इसकी h2 ले लेते हैं, इसकी ha ले लेते हैं हाइट, इसकी हम ले लेते हैं h3 हाइट, ठीक है। तो आपके पास जो प्रेशर क्या होता है रो जी एच, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास देखो, डेंसिटी ऑफ ये क्या है हमारे पास वाटर, और डेंसिटी क्या है हमारे पास ऑयल है, ठीक है। तो जी से तो जी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ द वाटर हाइट ऑफ द ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आपके पास ऑयल और हाइट ऑफ द बी, ठीक है ना। तो ई इस तरीके से हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो रो एच इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट वी आर, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम हाइट, ठीक है ना। वो होता है जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी कम आपके पास क्या आएगी, हाइट आएगी, ठीक है ना। तो देखो ऑयल की हाइट क्या है ज्यादा, अगर ऑयल की हाइट ज्यादा आ रही है तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होती तो नीचे डूब जाता ना वो, ठीक है ना। तो नीचे डूब में रहा वो मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। ये मिक्स हो रहा है, और अगर ये देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसको पुश करता है, इसकी देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये क्या करता है इसको पुश करता है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ इसको क्या वो फ्लो करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अ YouTube या लिखो, इन an open YouTube of uniform cross section, in an open YouTube of uniform cross section containing mercury, if 27.2 centimeter of the water coulomb, if 27.25 of the water coulomb, if 27.2 centimeter of the water coulomb is poured into 1 limb of the tube, how high does the mercury surface rise in the other limb from its initial level, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मरकरी, ठीक है। तो सेम हाइट से आपके पास यहाँ पर 27.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या है वाटर की हाइट दे रखी है, ये आपके पास क्या है यहाँ पे मरकरी, ठीक है। ये आपके पास क्या है मरकरी, मतलब कुछ इस तरीके का डायग्राम बना के रखा हुआ है कि 27.2 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर आपके पास क्या किया गया कि वाटर को उसके अंदर डाला गया, ठीक है। तो अब एक चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में कि डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी जो है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मर्क्यूरी की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखो अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, जो कि अभी मैंने बात की, ठीक है। प्रेशर सेम होगा, तो प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी। प्रेशर एट द ए जो है आपके पास किसके थ्रू आ रहा है, आपके पास वाटर के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, रो जी एच के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे रो जी एच के थ्रू आ रहा है, जी से तो जी कैंसिल होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हाइट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हाइट ऑफ द फ्लूइड, या हाइट ऑफ द फ्लूइड मतलब कि आपके पास है मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ द वाटर की बात करें तो हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी जा रही है, ये है 27.2, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी जो आपके पास है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी वो आपके पास है 13.6, और इसकी हाइट ही तो हमें निकालनी है,
ठीक है। तो आप काम करो 27.2 को डिवाइड करो 13.6 से, तो हमारे पास हाइट निकल जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगी 2, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी, क्या आएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर इसकी क्या आएगी हाइट आएगी। तो देखा जाए तो अगर इसकी हाइट इतनी है, ठीक है ना, तो ये जो मैंने बनाया ना ये 10 बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये आपके पास इतना इतना आएगा, ठीक है ना, मतलब कि 2 सेंटीमीटर तो इतना हो 2 सेंटीमीटर आपके पास इतना हो, ठीक है। चलिए मतलब, ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे एक फ्लूइड देकर रखा हुआ है, वाटर देकर रखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये एक ऑयल देकर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑयल देकर रखा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो आपके पास, इसकी जो हाइट है वो आपके पास देकर रखी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट देकर रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास मिल रही है 20 सेंटीमीटर। एक सेम लेवल से, एक सेम लेवल से आपको देकर रखी है। तो मुझे ये बताओ कि डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना होगा। हमें क्या पता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम होता है, तो प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी होगा, ठीक है। प्रेशर एट द ए जो आ रहा है वो आपके पास किसके थ्रू बन रहा है, वाटर के थ्रू बन रहा है, और प्रेशर एट द बी ऑयल के थ्रू बन रहा है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है, सेम इसमें भी रो जी एच होता है, जी से जी कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 होता है, और हाइट इसकी कितनी है आपके पास 15 सेंटीमीटर देकर रखी हुई है, और डेंसिटी ऑफ द ऑयल यहाँ निकालना होगा, इसकी हाइट कितनी देकर रखी है 20 सेंटीमीटर देकर रखी है। तो बस निकालो, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 15/20, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ गया 5 और 25 3 या 15, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल आएगा आपके पास 0.4728 4520, ये आएगा आपके पास 0.6 क्या बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया डेंसिटी ऑफ द ऑयल, जो डेंसिटी ऑफ द ऑयल जो आएगा, ठीक है ना, वो आपके पास कितना है। अच्छा, ये आया आपके पास, ठीक है, ठीक है। ये तो ग्राम पर सेंटीमीटर में आया और आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलिए इतना पता। अच्छा, अब एक चीज, अब एक अगला क्वेश्चन है, a YouTube with both end open, a YouTube with both end open, a YouTube with both end open to the atmosphere is partially filled with water, and oil which is immiscible with water is poured into one side until it stand at a distance of 10 meter above water level, 10 meter above water level on the other side meanwhile the water level rise by 65 mm from its original level. The density of the oil is, ठीक है ना, मतलब हमें वाटर देकर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये हमें वाटर देकर रखा हुआ है, ठीक है, तो स्मॉल से बना लेते हैं। यहाँ हमें वाटर देकर रखा हुआ है, यहाँ हमें वाटर देकर रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने ऊपर से एक ऑयल डाला, ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे ये गिवन इतना लिया, ठीक है,
जब हमने उस पे अगर क्या बोलते हैं क्या डाला उसमें ऑयल डाला होगा, ठीक है ना, तो ऑयल जो आएगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, ऑयल यहाँ पे फिल होगी, ऑयल यहाँ पे फिल होगी। अब इसमें ये बोला कि जिस टाइम पे हमने ऑयल डाला, ठीक है ना, तो हुआ क्या कि जो वाटर जो है ना वो 65 mm ऊपर की तरफ मूव कर गया। क्या किया वो 65 mm तक ऊपर जाके मूव कर गया। अगर वाटर अगर 65 mm से देखो पहले यहाँ था, ठीक है, फिर उसके बाद 65 mm ऊपर चला गया, अगर 65 mm अगर ये ऊपर मूव कर चुका है, मतलब ये इतना ऊपर 65 mm ये मूव कर चुका, मतलब 65 mm ये ऊपर मूव कर चुका है, ठीक है। तो नीचे की तरफ भी ये आपको पता ही है कि 65 mm ही झुका होगा, क्योंकि जितना इनलेट होगा उतना तो आउटलेट होगा। तो सीधी सी बात है कि जो ऑयल जो है ना ये भी नीचे की तरफ में झुक चुका होगा, ठीक है। तो अब जो हम जो ये लेंगे कि हमारे पास क्या होगी, बेस हमारे पास ये होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ गया तो नीचे की तरफ भी तो 65 mm में ही गया होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ मूव किया तो नीचे की तरफ भी ये मूव किया हुआ है। अब इसने कंडीशन ये दे रखी हुई है कि जहां से इसका जो वाटर लेवल है ना उसके ऊपर, मतलब जहां तक इसका वाटर लेवल है उसके ऊपर तक जो वाटर जो है वो 10 mm, मतलब जो ऑयल जो है वो 10 mm ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन आपको क्या बोल के रखी है, व्हाट इज द ओरिजिनल लेवल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो हमें डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमें निकालना है, मतलब इस डेंसिटी ऑफ द ऑयल निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ द ऑयल अगर निकालना है तो मैं इस तरफ निकालना है उसको, डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमें अगर निकालना है तो मैं इस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। तो देखो प्रेशर एट द ए, मतलब ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अगर प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू प्रेशर एट द बी है, ठीक है, तो हमें कभी रो जी एच इज इक्वल टू रो जी एच होता है, जी से तो जी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ द ऑयल हाइट ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर और हाइट ऑफ द वाटर आएगा, ठीक है। तो अब डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है, डी हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल हमें निकालना है, इसमें हाइट कितनी आएगी इसकी, वो हाइट कितनी आएगी 65 + 65 कितना हो गया आपके पास 130, 130 में आपके पास 10 ऐड करना, तो आपके पास क्या आ गया 140 mm आ गया, कितना आपके पास 140 mm आ गया। आपको ये निकालनी है इसमें, ठीक है, ये आपको निकालनी है, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर पर अगर निकालनी है आपने तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर, तो हमें क्या पता है कि 10 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब पता नहीं 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है कि नहीं होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm होगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, सबसे पहले हमने क्या निकाला 140 mm निकाला है, या फिर देखो चलो वो उसको छोड़ो, वो mm कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से कट जाएगा, 140 mm तो ऊपर चल जा चुका है। अब डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है हमारे पास, क्या पता है कि ग्राम पर सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, और हाइट ऑफ द वाटर जो है हमारे पास वो कितनी है 6, क्योंकि देखो ये इतना ऊपर गया है तो 65 mm ये भी होगा, ठीक है ना, तो 65 इसके कितना हो गया आपके पास 130 mm, ठीक है ना, तो mm से mm कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 13/14, तो आप जब 13 को जो 40 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.147 14 7 11 10 11, तो हमारे पास क्या आएगा 14 9 जा 126, और यहाँ पर 4 आ गया 4 4 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से एडवांस है, और हाँ और आपको एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, तो समझ लेना इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ केस आपने आपको अलग होगा, तो ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लिए नोट डाउन। अब एक और जो छोटी सी जो चीज है ना, वो जो आपके पास जो बची है ना, वो आप उसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। वो है आपके पास प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इसका सी लेवल के ऊपर। तो देखो ये मान लो कि आपके पास क्या है, ये सी लेवल है, कि आपके पास क्या है, ये सी लेवल है, और आपको पता है कि हर जगह के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लग ही रहा होता है। ऊपर से अगर प्रेशर की बात करें तो मान लो कि ऊपर से P नॉट लगा है, किसी ने हमको ये बोल दिया कि A पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होता हो, ठीक है, तो हमको पता है कि A पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा P नॉट प्लस रो जी एच,
ठीक है ना। मतलब कि h मतलब कि जो हमारे पास कितनी जो हाइट है ना आपके पास उसकी बात कर रहे हैं, rho g h। और डेंसिटी आपके पास क्या है, मतलब रो क्या है आपके पास, इसकी डेंसिटी है, और g आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इतना चलिए पता, ये आ गया आपके पास। अब किसी ने बोला कि सर ठीक है ये तो हमने निकाल लिया, तो एक आपके पास यहाँ पर एक डेल्टा पी भी आ रहा होगा, डेल्टा पी। अब बोलते हैं डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है आपके पास पी एट द ए माइनस पी ऑफ ओ, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, तो डेल्टा पी की वैल्यू आई रो जी एच, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास। तो देखो जो पी नॉट है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना। एक हो गया गेज प्रेशर, हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक हो गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the air column on the surface of any place, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर जो लगा रहा होगा ना उसको हम बोलेंगे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अब उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर, is the pressure exerted by the fluid column and the air column। मतलब सीधी सी बात है, मतलब हम ले लीजिए इतना लिखिए, fluid column and the air column। In other words, we can say that it is a sum of atmospheric pressure and pressure due to atmospheric pressure and pressure due to fluid water, अगर water या fluid। तीसरा आपको ये लिखना है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर is the difference of absolute pressure and the atmospheric pressure, ठीक है। देखिए इसको मिटा देता हूं, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। अब इसी के आगे एक चीज लेता हूं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, मतलब एक फ्लूइड कॉलम है, ठीक है ना। तो और इसके अंदर आपने एक कंटेनर डाल के रखा हो, ठीक है, कंटेनर को डाल के रखा हो, ठीक है। तो सेम लेवल के ऊपर यहाँ पे F और यहाँ पे F सेम और भी डिफरेंट होगा, F1 और F2 के ऊपर सेम और भी डिफरेंट होगा। मैंने क्या बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर अगर फ्लूइड अगर स्टैटिक है, अगर स्टैटिक फ्लूइड की अगर हम बात करें तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। मतलब मैंने बताया भी जैसे देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अगर स्टैटिक फॉर स्टैटिक फ्लूइड नेट फोर्स on any horizontal plane is, and if horizontal plane is 0, नेट फोर्स होगी यहाँ पे 0 होगी। मतलब सीधी सी बात है कि F1 माइनस F2 क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, F1 इज इक्वल टू F2 होगा, ठीक है। एक स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होते हैं ना वो सेम होती है, ठीक है। तो मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपको नहीं मिलेगी। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यानी प्रेशर 2 इनटू एरिया 2। यहां पे आएगा P1 P2। ऐसा क्यों आएगा, बिकॉज़ A1 A2 है तो P1 P2 जाएगा,
ठीक है ना, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। जो कि इससे पहले था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर सेम रहता है कि नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल रहता है, मैंने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एट द हॉरिजॉन्टल लेवल, और मैंने और ये चीजें चल रही ना, मतलब देखो ये आपके मतलब फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ठीक है, इतना मान लेना समझ में, ठीक है, चल गया था मतलब। अब इसके बाद आपके पास जो आता है टॉपिक, वो आता है आपके पास बैरोमीटर। क्या है आपके पास? बैरोमीटर। तो पहले इसको बना लो, इसको बना लो, बना लिया, बना लिया। तो अब अगर आप टॉपिक लिखो बैरोमीटर, बैरोमीटर इज अ डिवाइस, बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure, barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. Barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नापना है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बैरोमीटर ही यूज करना पड़ेगा। तो बैरोमीटर यूज करने का तरीका क्या है? पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या किया कि मर्क्यूरी फिल कर दिया। बोले सर आप मर्क्यूरी क्यों ले रहे हैं? पहले तो वाटर ले रहे थे, आप मर्क्यूरी क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी की जो वेपर, जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो इसकी सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है कि ये ना, ये ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो ओपेक जो चीज होती है ना, उसको दिखना आपके लिए आसान है, ठीक है, क्योंकि वो आपको दिख जाएगी ना, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, वो चीज होगी, ठीक है ना। दूसरा ये ना नॉन वेपराइजिंग फ्लूइड, मतलब ये वेपर नहीं बनाता। अगर वेपर नहीं बनाता तो इसमें ये अपने अपने अंदर रहेगा, ठीक है। अगर वेपर नहीं बनाता तो ऊपर कंटेनर में कोई आपको प्रेशर भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरा, इसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है ना। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है वो हाइट के साथ क्या करती है, आपके पास वेरिएशन देती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ठीक है, तो एक ट्यूब के ऊपर उसको अगर मैंने किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्यूब लगा दी, ठीक है ना। तो ट्यूब के ऊपर ट्यूब के अंदर क्या होता है कि वाटर लाइन राइज करता है ना, तो हाइट जो होती है ना वो इसमें कम आएगी, ठीक है ना। और रीडिंग वही आएगी जो कि हम वाटर का कोई लेकर के लेंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है, ठीक है। तो हाइट कम होगी, डेंसिटी इसकी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो उसकी हाइट क्या होगी, आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो आप ये देखो, जो बैरोमीटर जब हम इसके करते हैं हम, तो देखो हमने क्या किया कि एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को उसके अंदर, इसके अंदर डिप किया, क्या किया, इसके अंदर डिप किया, और उसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले उस टेस्ट ट्यूब ली और पहले उसको मैंने ऐसे करके इसके अंदर मरकरी भरा, ठीक है, मरकरी भरा, और मरकरी भरने के बाद इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है कुछ इस तरीके से आएगी, और ये जो आपके पास ये हाइट जो आएगी इसके अंदर, जिसके अंदर मरकरी है, वो इतनी आएगी, इसके ऊपर हाइट आएगी, ठीक है। मतलब ये h हाइट के ऊपर आपके पास इतनी आएगी, ठीक है ना। तो ये बताओ कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये पॉइंट क्या है आपके पास 3, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि 1, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा बताओ, कोई बताओ। मतलब कि P ये यहाँ पर जो ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे तो आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम आएगा कि डिफरेंट होगा? आप बोल रहे हैं डिफरेंट होगा। मैंने क्या बोला था आपके पास, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं प्रेशर एट द 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट द 2, तो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो प्रेशर एट द 1 तो आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। और प्रेशर एट द 2 जो आपके पास जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, इसके हाइट टर्म के थ्रू आ रहा है, ठीक है। ये आएगा रो जी एच, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या बना हुआ, वैक्यूम, वी एस सी यू यू एम, वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम अगर बना हुआ ऊपर, तो वैक्यूम तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तो यहाँ पे P जो वैक्यूम जो है वो लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम के थ्रू तो प्रेशर होता ही नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य करेंगे, क्या चल गया। तो PO जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आएगा, ठीक है ना, वो आएगा आपका फिलहाल ये आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा आपके पास, ठीक है। और हम इसी चीज को अगर हम जैसे उठा करके एंड क्या बोलते हैं सी लेवल के ऊपर लेके चले जाए, अगर सी लेवल के ऊपर अगर लेके चले जाए तो वहां पे होता ये है कि P नॉट इज इक्वल टू रो। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, आपके पास इसकी क्या बोलते हैं, आपके पास मरकरी की। तो मरकरी की जो डेंसिटी जो होती है वो होती है 13600, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब में होती है, यानी कि 9.8। और हाइट उसकी हमने ऑब्जर्व की है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आता है, ठीक है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1.01 * 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इतना आएगा, ठीक है।
ये आ गया आपके पास इधर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास नापने का जो यंत्र जो है ना वो है हमारे पास बैरोमीटर, और बैरोमीटर की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, ठीक है। अब अगली जो चीज है वो है आपके पास क्या है, मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर के बारे में देख लो। मैनोमीटर इज अ डिवाइस, मैनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड, मैनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure MaNO. Manometer is a device which is used to measure the pressure of the confined गैस का प्रेशर नापने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, एक गैस रखी है, ठीक है। अच्छा समझो, ठीक है, कितनी बनी है, देखो हमारे पास क्या है, कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर से मान लो कि गैस जा रही है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया इसका प्रेशर नापना है हमें, तो आप क्या करोगे कि इसको थोड़ा सा, इसको क्या करोगे, इसको थोड़ा सा यहां से कट करोगे, कट कर दिया, और यहां से आपने क्या किया, इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इसको ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो प्रेशर जो ये जो गैस होगी ये कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएगी रहेगी, इसके अंदर छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर तो लगाएगी रहेगी। मान लो हमने यहाँ से वाटर भर दिया, ठीक है ना, वाटर भर दिया, ठीक है। तो हम जैसे इसके अंदर वाटर भर दिया, ठीक है, वाटर कितना भर दिया। अब देखो एक इंटरफेस के ऊपर जहां पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पे मिल रहे हैं वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने क्या बताया था कि एक सेम लेवल के ऊपर जो प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। ये 1 है और ये आपके पास क्या है 2, ठीक है ना। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 हुआ, और प्रेशर एट 1 तो जो आपके पास क्या है, गैस का प्रेशर, ठीक है ना। और जो 2 जो है वो आपके पास क्या है, रो जी एच तो आएगा क्योंकि एक हाइट h के ऊपर होगा, ठीक है ना, हाइट h के ऊपर है, और ऊपर से p नॉट भी है, p नॉट क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, तो मतलब p ऑफ द गैस जो बना हुआ हमारे पास p नॉट प्लस रो जी h बना, ठीक है ना। जहां पे आपके पास रो क्या है, आपके पास इसकी डेंसिटी है, g का एक्सपेक्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ द गैस हमारे पास ये बन गया, ठीक है ना। अब बोले ठीक है सर, इतना हम आपको चल गया पता, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि सर हमने वाटर इसके अंदर पोर किया, और जो वाटर जो है वो इतना इतना रह गया, ठीक है ना। तब क्या होगा, तब हमें ये बताओ कि सर इतना इतना रह गया, तब क्या होगा। उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये p नॉट माइनस रो जी h, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक हाइट यहाँ पे भी आएगी, तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ कि जैसे हमने अलग अलग कंटेनर, ठीक है, इधर कंटेनर नोट, तो ये हमें ये जो हमारा जो गैसेस का जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए काम आता है। तो गैस एक तरीके की फ्लूइड भी है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, तो आप क्या लिखेंगे, सही ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा, ठीक है। और क्या बता दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, हां फ्लूइड क्योंकि गैस में तो फ्लूइड है, ठीक है, चल गया पता। अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मुझे ये बताओ कि एक कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, सेम कोई कर देगा। एक कंटेनर मान लो कि ये हो गया, ठीक है ना। एक कंटेनर मान लो कि ये हो गया, ये हो गया कंटेनर। मान लो कि इसमें वाटर यहां पे फिल है, इसमें वाटर यहां पे फिल है, और इसमें जो वाटर है वो यहां पे फिल है, फिर मान लो ये h हाइट के ऊपर है, ये मान लो hb है, और ये मान लो कि hc है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ प्रेशर एट दी a, प्रेशर एट दी b और प्रेशर एट दी c में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, प्रेशर एट दी c
is greater than pressure at the B is greater than pressure at the A। तो हाँ बिल्कुल होता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर तभी सेम होता है जब हाइट सेम हो। ठीक है, यहाँ पे हाइट अलग अलग है, तो हाइट के हिसाब से हमारे पास जो प्रेशर चल रहा है वो अलग वेरी होगा। प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन देखो, थ्री फ्लूइड्स A, B and C of equal masses, three fluids A, B and C of equal masses are poured in three small vessels, are poured in three small same vessels, if density of the A is greater than density of the B is greater than density of the C, ठीक है, मास सभी के सेम है, ठीक है, मास सभी के सेम है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, तो देन A प्रेशर ऑफ द A, अच्छा B, C और D, PA none, none of the above। मतलब कि तीन अलग अलग फ्लूइड्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हमारे पास है, ए की, फिर बी की, फिर हमारे पास क्या है, सी। ठीक है, अब मास सभी के सेम, तो हमें क्या चीज पता है कि हमने मान लो कि तीन कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है और ये कंटेनर हमारे पास ये है, स्मॉल कंटेनर लिए हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, स्मॉल क्या, स्मॉल पर डालो वही रखते हैं। अगर हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास सेम कर दिया तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ गया, तो मतलब देखा जाए कि जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, मतलब वो वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज्यादा की सबसे कम, सबसे कम होगी कि इनवर्सली है ना। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, C का, तो C तो हमने यहां बना दिया, मान लो इसका वॉल्यूम क्या है हमारे पास है, ये है, ठीक है, हमारे पास क्या है, और इस वाले का हमारे पास क्या है, ये, और ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो फ्लूइड तो सेम नहीं है, अगर फ्लूइड सेम होते तो प्रेशर C में, B में और A में कंपेयर किया जाता तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती, अगर फ्लूइड अगर सेम होते हैं, पर फ्लूइड यहाँ सेम नहीं क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे वेरिएशन मिल रही है, क्योंकि डेंसिटी सभी के अलग अलग है ना। तो देख एक मान लो एक में शहद होगा, एक में पानी होगा, इसमें एक और एक में आपके पास ग्रासन होगा। ठीक है, तो वो चीज इसमें आ रही है। तो मुझे ये बताओ कि जो आपके पास इन तीनों केस में, ठीक है, अगर ये तो आपके पास ये वाला कैंसिल हो गया, एक तो आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आगे की तरफ ये देखते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर एट द ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रो जी एच होता है कि नहीं होता है, रो जी एच होता है। अब देखो डेंसिटी क्योंकि देखो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी के है। ठीक है, हम एक काम करेंगे P इज इक्वल टू P नॉट प्लस, ठीक है, इसको मास की टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू G इनटू H, तो P नॉट प्लस m इनटू G इनटू H, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होती है, h से h कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन रहा है P नॉट प्लस mg अपॉन a। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, P a की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली Pb की वैल्यू भी हमारे पास P नॉट प्लस mg अपॉन a आएगी। सिमिलरली जो Pc जो आएगा वो हमारे पास P नॉट प्लस mg अपॉन a आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एरिया तो सभी का बेस का सेम है, एरिया सभी का बेस का सेम है। ठीक है, मास सभी का हमने सेम लेके रखा हुआ है, मास हमने सभी का सेम लेके रखा हुआ है। अगर मास हमने सभी का सेम लेके रखा हुआ है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और G भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। तो सीधी सी बात हमारे पास ये है कि प्रेशर एट द A, प्रेशर एट द B और प्रेशर एट द C हमारे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने डेंसिटी में वेरिएशन लिख दिया है ना। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू
डेंसिटी को चेंज करिए मास मास पर वॉल्यूम में, और मास पर वॉल्यूम के हिसाब से हमने वॉल्यूम को चेंज किया और हमारे पास ये चीज बन गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है, दिस वन कंटेनर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और यहाँ पर डाउट हो सकता है सर ये क्या होती है, जो डेंसिटी जो है इसको हमने चेंज क्यों कर दिया है। डेंसिटी को इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि डेंसिटी का यूज तो हमने वॉल्यूम निकालने के लिए कर दिया ना, डेंसिटी का यूज हमने वॉल्यूम निकालने के लिए कर लिया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए कर लिया, अब अगर फिर से डेंसिटी का यूज करते तो कंडीशन तो वही बन जानी थी, इसलिए हमको डेंसिटी को चेंज करना पड़ा, ठीक है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ठीक है ना। ये चीज जल्दी बना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, ये एक कंटेनर है, दिस वन कंटेनर, देयर इज वन कंटेनर, उसको वी शेप है, वी शेप वी नहीं है, इस वाली शेप, ठीक है। तो आप मान लो कि यहां तक मैंने क्या है कि फ्लूइड को फिल किया हुआ है, क्या है फ्लूइड को यहां तक मैंने फिल किया हुआ है। तो एक हाइट ये होगी, एक हाइट ये होगी और एक हाइट ये होगी। मान लो इसको ए, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर एट द ए, प्रेशर एट द बी और प्रेशर एट द सी क्या क्या होगा, इसमें से कौन ज्यादा होगा और कौन से कम होगा। बोले सर इसमें हाइट कम है तो इसमें प्रेशर कम होगा, और जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा होगा। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं, इसकी हाइट है ज्यादा, ठीक है, इसकी हाइट है कम, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये कंटेनर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ये करिए, कंपोनेंट ये करिए, ठीक है। तो प्रेशर एट द ए रो जी एच के हिसाब से तो बन रहा है, पर ये जो फोर्स जो लगा रहा है ना, तो ये आपके पास एक जो एफ नेट जो लगा रहा है, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये बनेगा, तो इसमें F1 भी ऐड होगा। सेम प्रेशर एट द सी जो आपके पास होगा, तो रो जी एच तो बन ही रहा होगा, साथ में एक कंपोनेंट जो है वो F1 ऐड हो रहा होगा, और इस वाले में जो प्रेशर एट द बी है वो रो जी एच के हिसाब से निकल रहा है, और रो जी एच सबसे ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि इसकी मान लो कि अगर हाइट h है, ठीक है ना, इसकी हाइट भी मान लो h है, तो इसकी तो बड़ी h होगी, ठीक है। तो बड़ी h के हिसाब से यहाँ पे जो आप ये आएगा h, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेशर एट द a इज इक्वल टू प्रेशर एट द b इज इक्वल टू प्रेशर एट द c सेम आने वाला है, ठीक है। तो कंटेनर चाहे ऐसे, ठीक है ना, सेम एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर जो है आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक लिखते हैं प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। क्या लिखेंगे हम, प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। देखो प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। अब देखो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है, मतलब कि फ्लूइड एक्सेलरेशन में है। अगर फ्लूइड अगर एक्सेलरेशन में है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब कि सर हम हाइड्रोडायनेमिक्स में आ चुके हैं। पहले मैंने हाइड्रोस्टैटिक्स की बात की थी, हाइड्रोस्टैटिक्स में मतलब कि जो फ्लूइड जो है ना वो स्टैटिक फॉर्म में है, मतलब रुका हुआ है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की जो कि मूव कर रहा है, तो क्या हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं? बोला ना, बिल्कुल हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक कंटेनर के अंदर हमने फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें मैंने एक्सेलरेशन a प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। तो वेसल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्लूइड अभी भी रेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अभी किसी ट्रक के ऊपर में रखा है, ट्रक के ऊपर में रख दिया इसको, क्योंकि मैंने इसको ट्रक के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब ट्रक के ऊपर रखा तो ट्रक के रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में आ चुका है, पर वेसल के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, वैसे वो तो अभी वो अपने दिख रहा है और वो भी स्टैटिक फॉर्म में दिख रहा है। तो जो फ्लूइड जो स्टैटिक जो होता है ना, वो फ्लूइड स्टैटिक जो होता है ना वो वेसल के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेसल के रिस्पेक्ट में वो क्या है हमारे पास वेस्ट में, ठीक है ना। तो इस वेसल के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए अभी भी हम इसको फ्लूइड स्टैटिक्स के ही तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ऐसा है कि एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपको पता है कि जब भी फोर्स लगती है तो उसके सरफेस के ऊपर लगती है, मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये जो सरफेस जो है ना, इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगती है, मतलब नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। नीचे की तरफ लगती है, नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो मतलब इसकी जो फोर्स जो है नीचे की तरफ लगती है, सेम इसकी अपोजिट फोर्स भी लगी होती है, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, इसको कर देते हैं नॉर्मल,
नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो इसकी जो ये जो फोर्स जो लगती है, जो नॉर्मल जो लगता है ना, ये इसके सरफेस के ऊपर लगता है, ठीक है ना, इसी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर लगता है। मान लो कि इसी फ्लूइड को मैंने एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी, मतलब कि मैंने इस डब्बे को आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। तो एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, क्योंकि अगर फ्लूइड अगर आगे की तरफ जा रहा है तो वो पीछे की तरफ जाएगा ना, तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। तो देखो एक फोर्स तो इसकी mg नीचे की तरफ लगेगी और एक इसकी पीछे की तरफ लगेगी f जो कि लगेगी सूडो फोर्स, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ma से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास क्या है, ये है, मतलब ये एक लगी mg नीचे की तरफ और एक लगी पीछे की तरफ, मतलब कि ma, ठीक है, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगी, ठीक है। तो ये जो एक नीचे की तरफ लगी, साइड की तरफ लगी, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ तो लगेगी, मतलब इसका एक रिजल्टेंट बनेगा, एक रिजल्टेंट बनेगा, बनेगा कि बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा इसका, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ लगी पीछे की तरफ लगी, तो रिजल्टेंट बनेगा। तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा तो फोर्स इस तरफ आ रही है। और मैंने क्या बताया कि जो फोर्स होती है ना, वो हमेशा जो फ्लूइड जो होती है ना, उसके सरफेस के ऊपर लगती है, उसके परपेंडिकुलर लगती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। अब ये देखो, अब ऐसा है कि ये जो कंटेनर जो है, ठीक है, ये जो कंटेनर है वो इस तरीके से ये झुक गया, ठीक है ना। क्योंकि जो फोर्स जो लग रही है उसको हमें शो करना, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, उस डायरेक्शन में लगी तो आगे की तरफ जा रहा है, तो जो फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो कंटेनर में जो फ्लूइड जो है ना वो इस तरीके से पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो जो फोर्स जो लग रही है ना, इसमें अलग-अलग डायरेक्शन में अलग-अलग चीजें लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने इस लेवल के ऊपर मैंने एक फ्लूइड कॉलम मैंने काट लिया, क्या किया मैंने, फ्लूइड कॉलम काट लिया, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या करना है कि प्रेशर निकालना है ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना। तो हम मैं इसको रब कर देता हूं। तो मैंने क्या किया कि एक पोजीशन ले ली ये वाली, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली पोजीशन ले ली मैंने, एक ऐसा पॉइंट लिया जहां पे जो फ्लूइड जो है ना वो जस्ट इसको टच कर रहा है, और इसको भी ऊपर से यहां टच कर रहा है, तो इसको मैंने यहां से ले लिया। अब इस वाले को मैंने जो फ्लूइड एलिमेंट जो काटा हुआ है इतना इतना, इसको मैं बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो देखो जो फ्लूइड जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, तो सूडो फोर्स क्या काम कर रही होगी, पीछे की तरफ लग रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक फोर्स हमारे पास यहाँ लग रही है, यहाँ पे लग रही है, ठीक है ना। इसको मैं F1 मान लेता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, F2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या मान लिया, F1, और इसको मान लूंगा F2, ठीक है। ये आ गया आपके पास F1 और ये आ गया आपके पास F2, ठीक है। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रही है, अगर एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ लग रही है तो ma पीछे की तरफ एक मास की एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अगर इसका मैं ओवरऑल अगर डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, F2 इज इक्वल टू F1, या फिर तो ऐसे काम करो, किसी एक डायरेक्शन में F2 माइनस F1 माइनस ma इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना बनेगा। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया माइनस प्रेशर 1 इनटू एरिया इनटू मास। तो यहां से मेरे पास P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसको a भाग ले लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन भाग ले लिया, ठीक है ना। अब m क्या होता है, मास इनटू डेंसिटी में इक्वल होता है, ठीक है ना। P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेंसिटी को एरिया इनटू लेंथ इनटू a। यहां पे हमारे पास क्या था, a से a आंसर हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो LA, मतलब कि अगर हमने यहाँ का प्रेशर P2 और इससे इसको माइनस कर दिया, मतलब P2 में से अगर मैंने P1 अगर माइनस कर दिया, अगर P2 में से अगर मैंने P1 माइनस कर दिया तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, रो LA आ रहा है, ठीक है ना। तो रो LA आ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट द 1 आ रहा होगा, और दिख भी तो रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर फ्लूइड कॉलम में तो है, उसके ऊपर फ्लूइड कॉलम रखा हुआ है, एक फ्लूइड कॉलम है, उसके ऊपर फ्लूइड कॉलम है ही नहीं। तो प्रेशर एट द 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट द 1 आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है, वो हम यहां से देखते हैं कि प्रेशर एट द 2 वो कितना है हमारे पास, रो GH, ठीक है। और प्रेशर एट द 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट द नॉट, ठीक है ना। इसमें P नॉट दिया है। तो एक कंडीशन ये बन गई। अगर ये कंडीशन बन गई तो इसको यहां ले लेता हूं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू
रो जी एच प्लस दिस माइनस दिस, तो कैंसिल हो गया। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई, ठीक है ना। दो कंडीशन मेरे पास बनी, ठीक है ना। अगर दो कंडीशन मेरे पास ये बन गई तो हम इसको कंपेयर करते हैं। रो एल ए प्लस इज इक्वल टू रो जी एच, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, ये मान लो कि अगर मैंने एच हाइट लेके रखी है, उसको मैंने थीटा अगर मान के रखा हुआ है, तो ये मेरे पास आएगा, ये क्या मेरे पास h अपॉन l इज इक्वल टू h अपॉन l इज इक्वल टू a अपॉन g, ठीक है ना। तो अगर इस वाले की बात करें, अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो एक तो हमारे पास क्या बन रहा है h, और एक हमारे पास क्या बन रहा है l, ठीक है ना। और ये थीटा के साथ में बन रहा है, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाय l होता है, जो कि a बाय g के ऊपर भी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन यहां से जो आएगी हमारे पास g into tan थीटा भी आएगी, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड जो आएगा वो हमारे पास दो टर्म्स में आएगा, एक आएगा रो एल ए और एक आएगा आपके पास रो जी एच, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप उसको किस तरीके से आप उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो आपके पास क्वेश्चन आएगा जैसे कि फाइंड प्रेशर डिफरेंस ऑफ ए एंड सी इन द डायग्राम। एक डायग्राम आपको आप बनाओ, यहाँ पे डायग्राम, एक डायग्राम आप बनाओ, यहाँ पर एक डायग्राम आपने ये बनाया, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये पॉइंट आपके पास सी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको फाइंड द प्रेशर डिफरेंस ऑफ सी माइनस डी। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस ऑफ सी, आपके पास निकालना है, ये आपके पास निकालना है। क्वेश्चन आपके पास ये है। तो क्वेश्चन निकालो। अब देखो हमें क्या पता है कि पी ए के ऊपर जो प्रेशर जो लग रहा हुआ है, लग रहा है पी नॉट और रो जी एच भी लग रहा होगा, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर एच है, ठीक है, हाइट एच के ऊपर है, और पी बी जो है वो है आएगा बस पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस, यहाँ पे मान लो कि हाइट एच टू मान लो, एच वन मान लीजिए, रो जी एच वन और रो जी एच टू, ये आ गया हमारे पास पी है, ठीक है। हमें पी सी माइनस पी करना है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पी बी जो आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस आएगा पी बी माइनस पी ए, ये आपके पास आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच वन, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा माइनस में आएगा आपके पास। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये आपके पास आ गया रो जी एच, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में होता है शायद ये गिवन होगा हाइट, ये आपके पास गिवन है, हाँ हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है, ये आपके पास हाइट गिवन है। तो ये आपके पास एच टू जो है आपके पास क्या आएगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपके पास आ गया रो जी एच आ गया पी बी माइनस पी ए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि पी सी माइनस पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा रो ए एल, ये मैंने बताया है पी सी माइनस पी ए, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर जो आएगा वो आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो आपने क्या निकालना पी सी माइनस पी ए निकालना, तो पी सी माइनस पी बी प्लस पी बी माइनस पी ए, हमारे पास क्या आ गया रो ए एल प्लस रो जी एच, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या पी सी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो ए एल प्लस जी एच, ये आ गया हमारे पास लो, ये हमारे पास निकला, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपको बस इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस जो है, तो अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो PB माइनस PA जो निकलेगा वो गेज प्रेशर निकलेगा, इसको जो रो जी एच बोलते हैं, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है PC माइनस PD, तो ये आपके पास बनेगा रो LA,
ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये होगा, वर्टिकल डिस्टेंस में होगा, आपके पास ये आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला टॉपिक है पास्कल्स लॉ। क्या है आपके पास? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। Pascal's law states that Pascal's law, P-A-S-C-A-L, Pascal's law states that the excess pressure applied anywhere, the excess pressure applied anywhere inside any confined incompressible fluid, inside any confined incompressible fluid is transmitted by the fluid in all direction without being diminished in magnitude, मतलब सीधी सी बात यह है कि कंफाइंड फ्लूइड जो है वो हर डायरेक्शन में जो प्रेशर जो होगा ना वो सेम ही लगाएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास जैसे एक बहुत बड़ी एक मशीन है, ठीक है। यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया, यहाँ पे एरिया 1 हो, यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाया, यहाँ पे एरिया 2 हो, तो वो किस हिसाब से डिसाइड होगा? F1/A1 is equal to F2/A2, यहाँ से ये डिसाइड होगा। F1/A1 is equal to F2/A2, यहाँ से ये डिसाइड होगा। तो मतलब जितना यहाँ से फोर्स लग रहा है वो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि जितना फोर्स लग रहा है उतना उसका डबल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम आपके पास क्या होता है, ये होता है। अच्छा, तो इसमें जो आपके पास जो F2 जो निकलेगा, F2 is equal to F1/A2/A1, ये होगा आपके पास A2/A1। अच्छा, अब एक चीज इसमें याद रख लो कि उसको नोट डाउन कर लो। if area become n times if area become n times then force will also become n times। दूसरा, if radius become n times then force will become n square times। then force will become n square times, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके ना जो न्यूमेरिकल जो आएंगे ना उसमें हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नोट डाउन। A diameter of the piston D2 is equal to 50 centimeter। diameter of the piston P2 मतलब P है ना piston, P2 is 50 centimeter and that of the P1 is 10 centimeter and that of the P1 is 10 centimeter। what is the force exerted on P2? what is the force exerted on P2 when force of 1 Newton is applied in P1? जब हमने फोर्स 1 न्यूटन की जो लगाई है तो दूसरे वाले में आपके पास क्या है कि वो
कितनी आएगी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया है उसमें जो P1 का जो डायमीटर है, P2 का डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और P1 का जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर तो अगर डायमीटर इतना है, ठीक है ना, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना है 25/2 मतलब 25 और इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 5, ठीक है। तो कितने मल्टीपल में होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू 5 आ रही है। तो अगर n की वैल्यू अगर 5 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी रखी है 1, ठीक है। क्वेश्चन में f1 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 1। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द P2 व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो मतलब कि ये दे रखी है, तो आपके पास यहाँ पर जो फोर्स F2 जो निकलेगी, जो आपके पास जो फोर्स जो निकलेगी, क्योंकि देखो अगर अगर n की वैल्यू अगर आपके पास 5 आ रही है तो फोर्स जो आपके पास आएगी वो आएगी n का स्क्वायर। मैंने बताया था ना कि अगर रेडियस अगर इतना आ रहा है, इफ ये बताया ना कि द रेडियस बिकम n टाइम्स, अगर रेडियस अगर n टाइम्स अगर हो रही है, ठीक है, अगर रेडियस बिकम इसको मैं बताया था तो जिसमें सेकंड वाले में बताया, इफ रेडियस become n times then force become n square times, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स कितनी हो रही है 5 टाइम्स हो रही है, जो रेडियस 5 टाइम्स हो रही है, तो फोर्स जो होगी वो आपके पास का स्क्वायर होगी, मतलब 25 टाइम्स होगी, 25 टाइम्स। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसी के अब ये पास्कल्स लॉ जो है ना, इसी की एक एप्लीकेशन भी है, वो है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो क्या है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कांसेप्ट यही है, वो पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट हमें देखने को मिलती है, हम कभी कार जैसे 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 कार वॉश कराने के लिए जाते हैं, ठीक है, एजेंसीज में जाते हैं, तो एजेंसी में वो करते क्या है, कार को बेस के ऊपर रखो और साइड में मशीन लगा दी, वो मशीन में करके उसको उठाने का काम करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी और एक टाइम उठते काफी ऊपर तक उठ जाएगी, ठीक है। और वो जो उठी है वो कैसे हुई, फिंगर के क्लिक से हुई है, उंगली के क्लिक से हुई है, ठीक है। वो जो क्लिक जो हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ ये हमने पास्कल्स लॉ लगाया, हमने एक जगह प्रेशर दिया, ठीक है ना, तो वो जो फ्लूइड जो है ना वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर देगा। हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे प्रेशर दिया, उसने कम से कम 10 पाइपें लगा के रखी होंगी, उन 10 पाइपों में वो जो प्रेशर जो गया मेरा, मान लो यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन से एक फोर्स लगाई, ठीक है ना, तो हर एक पाइप में जो पाइप जो गई हुई है ना उसमें एक आउटलेट होगा, उस आउटलेट में हर एक जगह पे वो 10 न्यूटन का वो वहां पे फोर्स लगाएगा। अगर वो 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएगा तो सोच लो कि वो मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी 10 10 100, तो 100 न्यूटन के फोर्स से वो उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, उठा रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि पास्कल्स लॉ का एक बहुत शानदार जो कंसेप्ट जो है जो हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम से हमें देखने को मिलता है, ये सेम चीज है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ इस तरीके से बनती है, ये आपके पास बनती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, ये आपके पास बनती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। ये ऐसा था तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या रखोगे, कार रखोगे और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स लगा रहे होंगे यहाँ पे जो फोर्स जो लगेगी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होकर लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे मान लो कि A2 है, ये जो फोर्स जो है ये मान लो F1 है, ये मान लो क्या है F2, ठीक है। तो यहाँ पे F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स जो लगेगी, ये जो फोर्स जो यहाँ पे जो फोर्स जो आएगी हमारे पास F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2/A1 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन A1, प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन A1 अभी तो हाइड्रोलिक pressure applied on piston A1 is F1/A,
is transmitted to piston A2 is F2 upon A2. Since by Pascal's law F1 upon A is equal to F2 upon A, so F2 is equal to, तो F2 जो आएगा आपके पास is equal to F1 multiplied by A2 upon A1, ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो इतना था अभी तक इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। जो आपके जो क्वेश्चन जो है ना, आपके जो मॉडल के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ शुरुआत के आप 15 मिनट की ट्राई करके आना, फर्स्ट दिन क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। तो जो बाकी जो क्वेश्चन जो होंगे वो हम डीपीपी जो आपका जो है डीपीपी का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाया है। ठीक है, बाकी हम कल डीपीपी भी सॉल्व करेंगे और साथ में जो मॉड्यूल जो है ना जिसमें जो 15 क्वेश्चन जो आप करके आना उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, उसको मैं हम खुद उसको देखो मॉड्यूल तो आपका जो मॉड्यूल है ना वो तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, मॉड्यूल में आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मॉड्यूल जो होगा वो आपको खुद सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा। मॉड्यूल जो आप कर चुके होंगे ना, जो क्वेश्चन वो जो डाउट होंगे ना वो मेरे से बाद में कभी पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब तक ठीक है, ओके।